हाँ सब लोग तो ज्वाइन है शायद, कोई वेटिंग में भी है क्या? कोई मीटिंग नहीं है, चलो ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन था। अभी ये हमारा पोटेंशियल यहाँ पर जीरो हम लोग कर देंगे, जो एक्स का वैल्यू आएगा दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम ए। सो जो भी हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा एक्स का, वही हो जाएगा इसकी पोटेंशियल लाइन। सो यहाँ पर लेट से लेट हमारा एक्स पर एक कोई भी वैल्यू आ गया, तो यहाँ से कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल लाइन हो जाएगा। समझ में आया आदित्य? नेक्स्ट क्या था इसमें, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। सो लेट्स सपोज कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख करके टेस्ट कर लेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। तो इनको लाइन ज्वाइन कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई पॉजिटिव यहाँ पर आ गया। ई नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना आ जाएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द नेगेटिव चार्ज, और ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। सो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा ई अलोंग द एक्स एक्सिस। सही है। सो 2.8 हो गया, 2.3 हो गया, आगे बढ़ता है 2.9, 2.10 एंड 2.11। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत? फिर से रिपीट करता हूं, 2.1 से लेकर के 2.11 तक, 2.12, हाँ ठीक है वो नेक्स्ट है, साक्षी नेक्स्ट 2.11 हर्ष कुमार। 60 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? ओके देखते हैं। अच्छा ये क्लियर है क्या? किसने पूछा था अभी तक कुछ मैसेज नहीं किया? प्लीज चैट पर उसका रिप्लाई करो यार, तो समझ में आएगा ना, समझ में आया नहीं आया। संजना ठीक है, लेखिका क्लियर है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2.11, 2.11 इसमें क्या बोला गया है कि दो कैपेसिटर है, मतलब एक कैपेसिटर है 600 पिकोफैराड का, एंड इसको सबसे पहले चार्ज किया जाता है किसके साथ, एक 200 वोल्ट सप्लाई के साथ। तो लेट सी दिस कि हम लोग इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं जो कि 200 वोल्ट सप्लाई कर सकता है। अच्छा यहाँ पर बैटरी में हम लोग एसी भी लगा सकते हैं क्या? एसी से कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है, जब भी चार्ज होगा तो वो किससे होगा, डीसी से ही होगा। तो 200 वोल्ट बोला, इसका मतलब क्या होगा, वो 200 डीसी बैटरी की बात कर रहा है। सो लेट से दिस ये है 200 वोल्ट और ये हो गया 600 पिकोफैराड। सो ये क्या हो जाएगा, बैटरी अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा इसको, जब इस पर चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। कुछ देर के बाद बोला गया है कि इसे एक और कैपेसिटर को ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, जिसका वैल्यू सेम एज एबव, जो पहले था 600 पिकोफैराड, इसका भी उतना ही हो जाएगा, है ना। इसका मतलब अगर इसका कैपेसिटेंस सी है तो इसका भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे ही ये चार्ज हो गया थोड़ी देर के बाद इसके स्विच को रिमूव कर दिया गया, मतलब ये बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया। सो अब क्या हो जाएगा, ये जो कैपेसिटर है ये अब कनेक्ट हो जाएगा यहां से। सो ये जो कैपेसिटर जो फुली चार्ज था ये अब बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा और ये इसको चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये जो सेकंड वाला जो कैपेसिटर है अब ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से दिस कि अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल है तो इसके यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आया होगा। जैसे ही हम लोग बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे ये माइनस नेगेटिव चार्ज फ्लो करके इस प्लेट को चार्ज करेगा और ये फ्लो करके इस प्लेट को चार्ज करेगा। मतलब ये दोनों चार्ज आपस में शेयर कर लेंगे। कुछ देर के बाद मान लेते हैं कि इसके ऊपर Q1 क्यू डैश होगा और यहाँ पर भी क्यू डैश होगा। सो यहाँ पर अगर पॉजिटिव क्यू डैश है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू डैश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ
क्यू डैश, बिकॉज कैपेसिटर है तो उसके दोनों प्लेट पर क्या होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए, या ओवरऑल नेट चार्ज क्या होना चाहिए हमारा, जीरो होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द कंडीशन नंबर वन, एंड दिस इज द कंडीशन नंबर टू। जब कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक अनचार्ज कैपेसिटर से, तब का कंडीशन है। अच्छा सॉरी, Q1 डैश और यहां पर Q2 लेते हैं, बिकॉज चार्ज इक्वल नहीं होगा। यहां से ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल होगा, और उसको हम लोग बोल देते हैं, लेट सी दैट पोटेंशियल इज V, लेट सी दिस पोटेंशियल इज V। इनिशियली इसके पास पोटेंशियल कितना था, 200 वोल्ट, बाद में उसके पास पोटेंशियल कितना हो गया, V। जब तक ये V पोटेंशियल नहीं होता है, तब तक ये चार्ज यहां से इस प्लेट से इस प्लेट पर ट्रांसफर होते रहेगा। समझ में आया? अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जब ये चार्ज किया गया इस कैपेसिटर को, तो इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल एनर्जी होगा। लेट्स से इसकी इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, जितना कैपेसिटेंस है मल्टीप्लाइड बाई वोल्ट का स्क्वायर, ये इसके पास इनिशियल एनर्जी होगा। बाद में क्या हो जाएगा, जब ये चार्ज करना स्टार्ट करेगा तो चार्ज यहां से फ्लो करेगा, यहां तक आएगा। जब चार्ज फ्लो करेगा इसका मतलब कुछ ना कुछ करंट जनरेट होगा, या चार्ज कुछ आपस में टकराएंगे। तो जब चार्ज आपस में टकराएंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हीट जनरेट हो जाएगा तो वो हीट क्या हो जाएगा, एटमोस्फियर में डिसिपेट हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताओ वो कितना हीट डिसिपेट हो गया एटमोस्फियर में। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल एनर्जी पूरे सिस्टम के पास कितना था, दैट वाज द हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, है ना। जैसे ही हम लोग अनचार्ज कैपेसिटर को इसमें कनेक्ट किए, अब पूरे सिस्टम का ये फाइनल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। लेट्स से दैट कि ये कैपेसिटर Q1 है, तो इसका हम लोग बोल देते हैं C1, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ C1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ C2। तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। इन दोनों का जो भी डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी आएगा, उतना एनर्जी हमारा क्या हो गया होगा, लॉस हो गया होगा। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ C इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C इंटू वी स्क्वायर, है ना। एक्चुअली ये हाफ ऑफ C v1 स्क्वायर कर देते हैं। So ये हो जाएगा इसका फाइनल एनर्जी, और ये हो जाएगा इनिशियल एनर्जी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, C तो पता है, ये कॉमन पोटेंशियल अगर हमें पता चल जाए तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोनों में C डिफरेंट है, दोनों में C डिफरेंट नहीं है। देखो दोनों में 600 पिकोफैराड यहां पर भी है, 600 पिकोफैराड भी यहां पर भी है, तो C डिफरेंट कहां है, दोनों पिकोफैराड ही है। C डिफरेंट नहीं है, कैपेसिटेंस दोनों का सेम है, पोटेंशियल दोनों का भी सेम हो जाएगा। जब दोनों को एक चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज से कनेक्ट होगा तो दोनों का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं। नेक्स्ट है कि पहले इस पर चार्ज कितना था, Q था, बाद में दोनों के ऊपर चार्ज कितना शेयर हो गया, Q1 एंड Q2। जितना इसके ऊपर चार्ज था यही तो दोनों के पास ट्रांसफर हुआ होगा। तो इसके पास अगर Q1 है तो इसके पास कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, अब Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। सो इनिशियली लेट्स से उसके पास जो पोटेंशियल था वो क्या था, V1 था। बाद में कितना हो जाएगा, C इंटू V, और ये कितना हो जाएगा, C इंटू V। सो V1 बाई 2 इज इक्वल टू V। सो फाइनल कॉमन पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो V1 कितना था, 200, बाद में कितना हो जाएगा, 100। सो यहां से आप ये वैल्यू यहां पर पुट करिए और देखिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। कर सकते हैं क्या, चलो करते हैं। यू आई कैलकुलेट करते हैं यहां से, 1/2 600 पिकोफैराड मल्टीप्लाइड बाय 200 का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, 200 का स्क्वायर बोले तो 4 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻12।
तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 इंटू सॉरी 1200 इंटू 10⁻⁻8। ये हो जाएगा इनिशियल एनर्जी जूल में। फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करिएगा, फाइनल एनर्जी कितना आ जाएगा, यू फाइनल इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर, सी इंटू वी स्क्वायर। तो सी कितना हो गया हमारा 600 इंटू 10⁻⁻12 और वी स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4। सो यहां से कितना आ जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻8। पहले हमारे पास इतना एनर्जी था, बाद में हमारे पास एनर्जी कितना हो गया 600। तो लॉस कितना हो गया 600 इंटू 10⁻⁸ इतना एनर्जी हमारा लॉस हो गया। क्लियर है यार? यस सर। ओके, नेक्स्ट है 2.12। किसी ने भी तो पूछा था शायद। A charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge of -2 into 10⁻⁹ coulomb from the point 3 centimeter to a point, ठीक है, via a point R. ओके, एक तो बात ये हो गई कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। सो यहां पर किसी भी पाथ से आप लेकर के चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है, जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होगा। सो किसी भी पाथ से जाने दोनों क्या फर्क पड़ता है। ए चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन। तो ये हमारा एक नंबर सिस्टम हो गया और यहाँ पर हो गया ओरिजिन, और यहाँ पर एक हमने चार्ज रख दिया है 8 मिलीकूलम का, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻³ कूलम, इतना का चार्ज रख दिया गया। और एक दूसरा जो चार्ज है वो इनिशियली 0,0,3 पर है, मतलब जेड एक्सिस में है वो। लेट्स से दिस इज जेड एक्सिस, और ये यहाँ पर रखा गया है, ये ऐसा है, और यहां पर चार्ज रखा गया है 2 इंटू 10⁻⁹ कॉलम का, 2 इंटू माइनस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹। सो यहाँ पर चार्ज है और वहां से उसको उठा करके लेकर के आया जा रहा है कहां पर 0,4,0, मतलब वाई एक्सिस में 4 पर। तो दिस इज द पॉइंट, यहां से हमें उठाना है और यहां तक लेकर के चलाना है। अब वाया बोला गया है वाया पॉइंट R 0,6,9। देखो वाया से हमें कोई मतलब नहीं है, ये वाया अमेरिका जाए या वाया लंदन जाए फर्क नहीं पड़ता है, इनिशियली वो कहाँ था और बाद में वो कहाँ पहुंचा इस बात पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो इनिशियली वो इस पॉइंट पर था, फाइनली वो इस पॉइंट पर पहुंच गया। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए U, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, और इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा U फाइनल इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। सो R का वैल्यू पता है, Q1 Q2 का वैल्यू पता है, K कांस्टेंट है, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाई दिस फार्मूला इज वैलिड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में करते थे, एक पॉइंट यहां से लेकर के किसी ऑब्जेक्ट को अगर ये पॉइंट तक लेकर के आना है तो चाहे आप ऐसे ऐसे घूम करके आइए, फाइनली आप यहां तक पहुंचेंगे। सो जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। सो सेम कंसेप्ट विल बी यूज्ड हियर। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर डाउट है तो प्लीज यूज योर चैट। साक्षी मिश्रा मतलब यस सर क्लियर है। लेखिका को चाहिए 2.13। ओके, सो अ क्यूब ऑफ साइड B हैज अ चार्ज Q at each of its vertices. Determine the potential and electric field due to this charge array at the center of the cube. So क्यूब है, क्यूब है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका 8 कॉर्नर होगा। सही है ना, क्यूब का 8 ही कॉर्नर होता है ना कि 5 कॉर्नर होता है, मेरे हिसाब से 8 ही कॉर्नर होता है। और ये क्यूब बनता कैसे है, ऐसे
पूरे 11th में सिखाया हूँ, तो बनाने आना चाहिए। ये हमारा हो गया क्यूब। और क्वेश्चन में बोला ये गया है कि क्यूब ऑफ साइड बी हैज ए चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। सो सारे वर्टिसेस पर हमने चार्ज रख दिया। ये लो, चार्ज क्यू क्यू क्यू। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और हमें फाइंड आउट करना है कि इसके सेंटर पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब एंड डिटरमाइन द पोटेंशियल। सो पोटेंशियल ही फाइंड आउट करना है। इसका मतलब सबसे पहले पोटेंशियल तो ये है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अगर हम लोग ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं स्मॉल डी, तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, के क्यू बाई डी। बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई डी। सो के क्यू बाई डी, डी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर देंगे, कर सकते हो क्या। हेलो, ये हो गया यहाँ पर सेंटर, ये हो गया ऐसे, और ये हो गया ऐसा। ये जो वैल्यू है यही तो डी है। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है। पाइथागोरस से लेखिका कर लोगे आई थिंक। ये वैल्यू ऑफ डी फाइंड आउट कर लोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाई डी के बराबर। क्योंकि सबका पोटेंशियल सेम है सिमेट्रिसिटी से। 8 कॉर्नर है तो मल्टीप्लाइड बाई टोटल क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दो, दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल। आया क्या समझ में। सेकंड पॉइंट क्या है, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे। लेट सपोजेड कि अगर ये हमारा चार्ज है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लो, यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। अब समझो कि ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा सेम डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, मतलब इन दोनों की वजह से नेट चार्ज इस पर क्या आ जाएगा, जीरो। सॉरी, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। इन दोनों की वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। इन दोनों की वजह से नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। इन दोनों की वजह से भी नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकता है ना। जब नेट फोर्स ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही नहीं सकता ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फोर्स तो लगना ही था। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। और वैसे भी सिमेट्रिसिटी है, तो कोई भी अगर सिमेट्रिक अगर आपको दिया गया क्वेश्चन में, लाइक पेंटागन हो या हेक्सागन हो, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसे एक रिंग दिया गया है ना, जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज हमने प्लस क्यू रख दिया है, तो इसके सेंटर पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो जाएगा। अच्छा, इसको रिंग को हटा दो और इसको पेंटागन बना दो या हेक्सागन बना दो। ऐसा हेक्सागन बना दो, इसके सेंटर पर सभी कॉर्नर पे इसको चार्ज रख दो, तो भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में लेखिका, इज इट क्लियर, सबको क्लियर है क्या। ओके क्लियर, नेक्स्ट। सो 2.13 हो गया। 2.14 किसी को कोई प्रॉब्लम, 2.15, 2.14 श्रेया सिंह, ओके। So two tiny spheres carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. Find the potential and electric field. So once again, किसी को डाउट होना तो प्लीज यूज योर चैट, आप मुझे मैसेज करिए तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2.14। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2.14। दो चार्ज लिया गया है, एक एक पॉइंट पर और दूसरा बी पॉइंट पर। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया गया है कितना, 1.5 माइक्रोकूलम। so let's see, this is 1.5 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट वन इज 2.5 माइक्रोकूलम। so this is 2.5 माइक्रोकूलम एंड लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो इन दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाला लाइन यही है ना, इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगा ये है, और इसके मिड पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये तो आसान क्वेश्चन था, फिर भी डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अगर ये चार्ज की वजह से मतलब चार्ज एट पॉइंट ए, तो V इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। और इसके वजह से क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो दोनों के वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। पोटेंशियल वजह स्केलर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पर साइन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो जो भी चार्ज है, जो भी इसका वैल्यू आता है आप उसको ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो ये क्यू का वैल्यू यहाँ पर माइनस पुट कर देते हैं, प्लस है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस रखा है। मिड पॉइंट बोला है, इसका मतलब आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है माइक्रो कूलम में, और यहाँ पर भी क्यू का वैल्यू दिया गया है 2.5 इन माइक्रो कूलम। के का वैल्यू आपको पता है, इन दोनों को ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। आई नो कि आप लोगों का मैथ्स अच्छा है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड श्रेया सिंह हो जाएगा, आपने पूछा था ना, ठीक है। अच्छा पार्ट बी देखते हैं। एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। आई थिंक ये इस पर पूछ रहा है ना। और यहां से ये 10 सेंटीमीटर अबव, मतलब ये डिस्टेंस आपको दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो आप ये वाला डिस्टेंस बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सेम डिस्टेंस यहां से भी आ जाएगा। वंस अगेन आर की जगह में वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 2.15। डाउट है 115 में या क्लियर हो गया इसका मैसेज था, बता देना। 15, 16, 17, 18, 18 नहीं 19। अच्छा बनाए भी हो आगे या फिर ऐसे ही 19, 19, 20। प्रियांशु जग गए 17, वेरी गुड। A long charge cylinder of linear charged density lambda is surrounded by a hollow coaxial conducting cylinder. What is the electric field? गॉस लॉ है भाई साहब, सिंपल सा। मिस्टर प्रियांशु गॉस लॉ आता है क्या? अगर गॉस लॉ क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ये मैं सिलेंडर का टॉप व्यू बना रहा हूँ। लेट्स सपोज कि ये हमारा एक इनर सिलेंडर है और इसके बाहर एक और सिलेंडर ऐसा होगा। अगर इसको हम लोग 3D व्यू बनाएंगे तो ये सिलेंडर कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक बाहर से ऐसा सिलेंडर होगा और ये कुछ ऐसा होगा। तो हमने क्या किया, इसका टॉप व्यू बनाया है, तो सामने ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब बोला ये गया है कि लैम्प का सिलेंडर है जिसका डेंसिटी दिया गया है लेमडा। तो लेमडा है हमारा इसका डेंसिटी, तो डेंसिटी इसका मतलब क्या हो गया, क्यू बाई एल। तो क्यू बाई एल ये हमारा हो गया चार्ज। सराउंडेड बाय अ hollow coaxial tube, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू सिलेंडर? सो किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लेट्स से कि हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे। सो इसके आगे आप लोगों को पता होगा गॉसियन सरफेस में, इसको डेरिवेशन में किया होगा ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर। अगर ये डिस्टेंस है यहाँ पर आर, तो 2k लेमडा बाई आर। या बताओ इसको आगे बताओ क्या, या डेरिवेशन में आप लोगों ने किया होगा। चलो ठीक है, मैं बता ही देता हूं। मान लो कि यहाँ पर हमने एक लेंथ एज्यूम किया है, मान लो हमने एक यहाँ पर लेंथ एज्यूम कर लिया, लेंथ एल है ना। सो एट द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इनर सिलेंडर एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस गॉस लॉ क्या बोलता है कि E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल क्लोज सर्किट, है ना।
सो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इन निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। सो यहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा होगा हमारा, कैसा होगा वो, ये एक सिलेंडर ऐसा होगा, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कैसा निकलेगा, रेडियली निकलेगा हमेशा, चारों तरफ से, ऐसा बाहर की तरफ जाएगा नहीं, है ना। तो हमने क्या किया है, एक गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल शेप का ही कंसीडर किया है ना। इसका मतलब जो सिलेंडर हम लोगों ने कंसीडर किया है उसके कर्व सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा, उसके जो सर्कुलर पार्ट है, फ्लैट पोर्शन है, वहां से कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड पास नहीं कर रहा होगा। सो अगर मैं इसको सरफेस वाइज डिवाइड कर दूं तो सरफेस वाइज में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉप सरफेस, और ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस। दिस विल बी योर कर्व सरफेस। सो जो भी फ्लक्स आएगा वो किसके वजह से आएगा, ड्यू टू द कर्व सरफेस आएगा, और किसी की वजह से नहीं आएगा, ये फ्लैट सरफेस की वजह से नहीं आएगा। तो हम लोग फ्लक्स क्या करते हैं, इस कर्व सरफेस के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ई, अच्छा वन मोर थिंग, यहां पर देखो डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, और डीएस क्या है, एरिया है, सो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर, इधर की तरफ, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। सो ई डॉट डी एस, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका क्या आएगा निकाल करके, ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहां पर कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, है ना। ई डॉट डी एस, सो ई इंटू डी एस क्लोज इंटीग्रल क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये इंटीग्रल का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा, इसका मतलब जो क्लोज इंटीग्रल ऑफ दिस कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से। सो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो हो जाता है 2 पाई आर एल। सो ई इंटू 2 पाई आर इंटू लेंथ हमने यूज किया था एल, और क्यू इन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एल एल कैंसिल हो जाएगा, सो यहां से आ जाएगा ई इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर। सो एप्सिलॉन नॉट 2 पाई को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। सो ये है डेरिवेशन बाई यूजिंग गॉस लॉ, आसान हो जाता है। सो 2 के लैम्डा बाई आर। डाउट यहां पर ये आ जाता है कि अगर अंदर वाले पर अगर हम लोगों ने प्लस चार्ज दिया तो क्या यहां पर भी माइनस क्यू चार्ज आएगा और बाहर वाले पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। गॉस ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाले क्यू इन की वजह से ही होगा, उसके बाहर वाले की वजह से नहीं होगा। आई बात समझ में। तो अगर यहाँ पर इंडक्शन होता भी है चार्ज का तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसकी वजह से। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया होगा। प्रियांशु 18, 19, 30, 21, 22, किसी को कोई डाउट, प्लीज यूज योर चैट। समझ में आया नहीं आया उसका रिप्लाई करते रहिए, तभी मुझे भी समझ में आएगा कि तुम लोग सुन रहे हो, अदरवाइज मुझे लगेगा सो गए तुम लोग। सो 19, 20, 21, 22, ठीक है, लेखिका 22, ठीक है। सो अ चार्ज एरे नोन एज इलेक्ट्रिक quadrupole for a point on the axis of a quadrupole obtain the dependence of potential on R for R by A greater than 1 and contrast your result with that due to an electric dipole and an electric monopole that is single charge। ठीक है, तो आपको एक चार्ज का एरे दिया गया है और आपसे पूछा गया है for a point on the axis of the quadrupole obtain the dependence of potential on R। so हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है पोटेंशियल कैलकुलेट समय कि वो R के साथ कैसा फॉर्मूला बनेगा। मतलब इन शॉर्ट में बोलूं आपको तो एक आपको फॉर्मूला डिराइव करना है,
अगर आपको दो डाइपोल दे दिया गया तो आपका डाइपोल कैसे दिया गया है, दो पॉइंट चार्ज रखे गए हैं, एक, दो, तीन और ये चार। एक प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है और ये क्या है, प्लस है। सब के सब क्यू चार्ज है। तो ये हमारा हो गया एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्सिस। हाँ, और ये हो गया पॉइंट पी, ये हो गया हमारा पॉइंट पी। और इसका डिस्टेंस दिया गया है फ्रॉम हियर, इस पॉइंट से डिस्टेंस दिया गया है स्मॉल आर। हमें इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है डिपेंडेंस फॉर पोटेंशियल। तो हमें इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो पोटेंशियल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं बारी बारी सभी चार्जों को वैसे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो V टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा। सबसे पहले इसके वजह से निकालते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस दिया गया है कितना, A। तो ये डिस्टेंस इसमें ऐड कर दीजिए A, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए, प्लस इसके वजह से क्या हो जाएगा, के माइनस ऑफ क्यू, बोले तो कैपिटल क्यू ही एज्यूम कर देना, ये भी क्यू प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। सो ये हो गया माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस के माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस यहां से क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए, ये भी कैपिटल आर ही लिख दो, सब जगह आर लिखा है। सो इन सबको ऐड कर दीजिए और देखिए कि बी का वैल्यू कितना आ जाता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2k क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ए इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबका कॉमन एलसीएम निकाल ले क्या, आर बाई ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, आर बाई ए। तो एक काम करते हैं, यहां से ए को कॉमन ले लेते हैं, तो के क्यू डिवाइडेड बाई, अगर ए कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर बाई ए प्लस 1 प्लस के क्यू, यहां से ए कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आर बाई ए माइनस 1 माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर। अच्छा, आर बाई ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 आ गया। सो आर बाई ए को अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, है ना, तो ये इक्वेशन क्या करेंगे, या तो इसको सिंपली आप बहुत ही ज्यादा वैल्यू मान सकते हो 1 से, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, के क्यू बाई ए को बाहर निकाल लेते हैं यहां से, के क्यू बाई ए, और ये हो जाएगा 1 बाई आर बाई ए प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई आर बाई ए माइनस 1 माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर। डिवाइडेड बाई आर। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है क्या, के क्यू डिवाइडेड बाई ए, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे आर बाई ए प्लस
1 raised to power minus of 1 plus r by a minus 1 raised to power minus of 1 minus kq by r। सो अगर हम लोग इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो एक टर्म बनेगा यहां से और वही होगा हमारा डिपेंडेंस v टोटल ऑन द r। बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला आप टिक करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ऐसे डिटेल में मालूम नहीं दिया है कि नहीं दिया है। 21 22 ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया? ये आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 24 23 24 25 26 27 28 आगे किए हो तुम लोग? आगे सॉल्व किए हो क्या? प्लीज यूज चैट। ट्वेंटी 25 तक ही किए हो। आज तो पूरा डिस्कस करना था ना। 29 30 31 32 33 कोई किया ही नहीं आगे। लेखिका नहीं किए? हाँ शुभांगी श्रेया नहीं किए ना। लेखिका 25 26 तक ही किए हैं। ओके तो फिर नहीं करें, कोई फायदा नहीं है। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 26 फिर बताता हूँ या देखता हूँ, पढ़ता हूँ क्या बोलता है। आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, नेक्स्ट टीएसएस में कर लेंगे वो तो ठीक है। ऐसे अभी ये कैपेसिटेंस तो खत्म हो गया आप लोगों का, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा होगा। तो अभी इसका डीएसएस करंट इलेक्ट्रिसिटी में सॉल्व करोगे, फिर उसका नेक्स्ट चैप्टर में, फिर उसका उसके नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। तो वैसे ही एज यूजुअल पीछे पीछे सॉल्व कर लेना, फिर भी मैं बता देता हूँ आगे का क्वेश्चन कैसे करना है। आसान आसान क्वेश्चन से, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्या बोल रहा है कि प्लेट्स of a parallel plate capacitor have an area of 90 centimeter square each and are separated by 2.5 mm. The capacitor is charged by connecting it to a 400 volt supply. How much electrostatic energy? ये आसान है। आपको दिया गया है एरिया, आपको दिया गया है सेपरेशन, यहां से आप निकाल लोगे कैपेसिटेंस बाय द फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाएगा तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालने की फॉर्मूला पता है, हाफ सी वी स्क्वायर। वोल्टेज दिया हुआ है, यहां से आप कैलकुलेट कर लेना। बी व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू। अच्छा देखो, जो हमारा कैपेसिटर होता है, जो हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के बीच में जो आएगा गैप आएगा डी आ जाएगा। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होता है, जो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है,
क्या वो एनर्जी कैपेसिटेंस, या बोल सकते हो कि क्या वो प्लेट पर ऐसा स्टोर होता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है? लेट्स सी दिस प्लस, दिस इज माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ। सो जो भी इसमें एनर्जी स्टोर होगा वो प्लेट के ऊपर स्टोर नहीं होता है। मिसकंसेप्शन ये होता है कि दो प्लेट ले लेंगे बड़ा बड़ा तो बड़ा सा प्लेट बड़ा सा एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी। और वो जो एनर्जी स्टोर होता है वो किसके अंदर होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर होता है। जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगा। सो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि बताओ, अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ गया यू फ्रॉम द कैलकुलेटेड, जो भी वैल्यू आ गया हाफ ऑफ CV स्क्वायर, वहां से ये एनर्जी डेंसिटी होगा कितना? तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या करेंगे? यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये प्लेट एरिया सपोज दैट ए है, ये गैप है डी, सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए इंटू डी। तो जब भी आप यहां से निकालोगे हाफ ऑफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कर दोगे ए इंटू डी। जब इसको आगे सॉल्व करोगे पूरा तो एक फॉर्मूला निकल करके आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वो कहां से आता है? 1/2 सी का वैल्यू लिख दिया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू डी। ए से ए कैंसल हो गया, सो ये आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। याद करो फॉर्मूला, E इज इक्वल टू होता है V बाई डी। सो यहाँ पर V बाई डी का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। सो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप वैल्यू निकाल सकते हो, वहां से आपका ये वैल्यू भी निकल करके आ जाएगा जो कि पार्ट बी में दिया हुआ है 2.26। नेक्स्ट है 2.27। A 4 microfarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and connected to another. सेम तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है 2.11 में, तो 2.27 इज जस्ट लाइक 2.11। उसके सॉल्यूशन को देखिएगा और ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा 2.27। 2.28 क्या है? सो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 1/2 Q into E। ओके, ये भी एक थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जरा देखिए इसको। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लीजिए अगर आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया है ना। अगर इस पर हमने प्लस चार्ज दे दिया और यहां पर हम लोगों ने माइनस चार्ज दे दिया, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस टू माइनस के तरफ होना चाहिए, ऐसा होता है। और इन्होंने बोला है ये कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, ये इस प्लेट के ऊपर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहली बात कि ये फोर्स तो लगाएगा, है ना। क्यों लगाएगा? बिकॉज यहां पर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाता है Q इंटू ई के बराबर। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा Q इंटू ई के बराबर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोगों ने E बोल दिया। तो कायदे से इसके ऊपर जो फोर्स लगना चाहिए वो Q इंटू ई होता है, होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ये फोर्स कितना होता है? 1/2 Q इंटू ई, 1/2 Q इंटू ई के बराबर होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया कि 1/2 क्यों होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो E आता है, ये E सिर्फ और सिर्फ इस प्लेट की वजह से नहीं है। ये जो E है ये दोनों प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करने की वजह से है। इस फील्ड की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा और उसका वैल्यू हो जाएगा कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पर इसके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, याद करिए जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा बेसिक में ही सबसे पहले, तो हमें ये पता चला होगा कि ये कोई भी चार्ज अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगाता है। कोई भी चार्ज अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड में खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगाता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्लेट है इसके वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, ये इसके ऊपर फोर्स थोड़ी लगाएगा। फोर्स कौन लगाएगा? इस चार्ज की वजह से जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में?
सो जो टोटल वैल्यू ई था उसको मैं क्या बोलूंगा, इस प्लेट की वजह से कितना हो जाएगा E/2, और इस प्लेट की वजह से कितना हो जाएगा E/2। सो फोर्स भी कितना हो जाएगा 1/2 क्यू इंटू ई, या बोल सकते हो क्यू इंटू E/2। इसलिए फोर्स जो लगता है वो आधा लगता है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसको रिवाइज कर लेना, देख लेना फिर से, है ना। मिसकंसेप्शन यही होता है, सब लोग हम लोग यही पढ़े होते हैं कि जो दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ई के बराबर होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसलिए इस प्लेट के ऊपर भी फोर्स कितना लगना चाहिए, क्यू ई के बराबर लगना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, 1/2 क्यू ई होता है। क्यों? क्योंकि खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। नेक्स्ट 2.29, ये क्वेश्चन है। A spherical capacitor consists of two concentric spherical conductors held in position by suitable insulating supports, ठीक है। So that the capacitance of a spherical capacitor is given by इतना। तो हमें यार ये तो एक डेरिवेशन है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये डेरिवेशन शायद आप लोगों ने किया भी होगा। मान लीजिए दो स्फीयर हमने ले लिया, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ये एक छोटा वाला स्फीयर है और ये एक बड़ा वाला स्फीयर है। इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं, क्या जगह है R1 और R2। R2 शायद बाहर वाला दिया गया है, मालूम थे किसका दिया हुआ, R1 है बाहर वाले का। तो ये है R2 और ये हो गया R1। तो हमसे पूछा गया है कि ये कैपेसिटर का ये जो सिस्टम ऑफ स्फीयर जो है इसका कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, C इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है क्या, Q इज इक्वल टू C इंटू V। बेसिकली ये V क्या है, ये V सिर्फ पोटेंशियल नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं C इंटू डेल्टा V। तो C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V। बेसिकली ये V है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। क्योंकि ये सब लोग पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं वी 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 वी, इसलिए सारे बुक में भी Q इक्वल टू सी भी होता है। बेसिकली वो होता है क्या है, Q इक्वल टू सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे। सॉरी, इन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसको Q से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा हमारा वही कैपेसिटेंस आ जाएगा। लेट से कि यहाँ पर चार्ज हमने दिया गया है प्लस Q, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस Q और बाहर आ जाएगा प्लस Q, है ना। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, लेट से दिस A पॉइंट और ये हो जाएगा B पॉइंट। तो VA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई R2 प्लस KQ डिवाइडेड बाई, ये कहाँ गया, अच्छा ऐसे नहीं करते हैं, ये तो R का वैल्यू चेंज होते जाएगा ना। तो एक हमें छोटा सा हमें एक एलिमेंटल रिंग यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, एक स्फीयर, और इस छोटे से वैल्यू में हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस dr लेंथ के लिए हमारा चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा। तो R1 से R2 तक को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा टोटल चेंज इन पोटेंशियल के बराबर, है ना। ठीक है क्या, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, KQ डिवाइडेड बाई R के बराबर, KQ डिवाइडेड बाई R के बराबर। अच्छा नहीं, ये भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, V इज इक्वल टू E इंटू DR। अब किसी भी पॉइंट पर ये जो एलिमेंटल रिंग लिए हैं, यहां पर E का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट E इज इक्वल टू हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर एट द डिस्टेंस ऑफ आर। यहाँ पर जो ई का वैल्यू आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो dv इज इक्वल टू आ जाएगा, dv इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अगर इस पूरे इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर दें और लिमिट लगा दें R1 से R2 तक, V1 से लेकर के V2 तक, तो यहां से हमें निकल करके आ जाएगा डिफरेंस इन पोटेंशियल। सो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज द डेल्टा V इज इक्वल टू के क्यू कॉन्स्टेंट है 1 बाई आर स्क्वायर का, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई आर और लिमिट लग जाएगा R1 से लेकर के R2 तक। सो ये आ जाएगा के क्यू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। सो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू R1 R2 सॉरी R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। अब हमें ये जो वैल्यू आ गया वो आ गया किसका, डेल्टा V का। सो यहां पर इस इक्वेशन में अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें कैपेसिटेंस आ जाएगा C इज इक्वल टू, सो Q डिवाइडेड बाई के क्यू R1 R2 और ऊपर चला जाएगा R1 माइनस R2, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से जो हमारा इक्वेशन बनेगा R1 माइनस R2 के R1 इंटू R2। सो के का वैल्यू जो आता है वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो ऊपर चला जाएगा तो जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन से मैच कर जाएगा। तो कोई भी अगर दो स्फेरिकल सेल दिए गए हैं तो उनका कैपेसिटेंस का डेरिवेशन ऐसे होता है, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2.29 और नेक्स्ट है 2.30। सो क्वेश्चन नंबर 30 एक बार देख लीजिए। A spherical capacitor has an inner sphere of radius 12 centimeter and an outer sphere of radius 13 centimeter. The outer sphere is earthed and inner sphere is given to have a charge of 2.5 microcoulomb. The space between the concentric sphere is filled with the liquid of dielectric constant is equal to 32. Determine the capacitance of the capacitor. So ये जो था हमारा फॉर्मूला था इसका सी का, जहां पर दो कॉन्सेंट्रिक सेल हैं तब। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो आउटर है इसको हम लोग अर्थ कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, V इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब कहीं ये तो नहीं होता है कि उसके ऊपर चार्ज जीरो हो जाए, नहीं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। अगर यहाँ पर प्लस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू होगा ही होगा, पर हो सकता है कि उस माइनस क्यू की वजह से ये सेल का पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो पोटेंशियल का जीरो होना इसका मतलब ये नहीं कि उसके उस बॉडी के ऊपर चार्ज जीरो है। तो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 में सबसे पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस। इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट क्या किया गया है कि जो मीडियम है दो स्फीयर के बीच वाला, उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक्स पुट कर दिए गए हैं। मतलब डाइलेक्ट्रिक्स अगर इसमें रख दिया जाएगा तो बताया, पूछा गया है कि बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। सो अगर ध्यान से देखिए, अगर फॉर्मूला हमारा ये है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 R2। जब हम लोग इसमें कोई भी मीडियम पुट कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये बाकी का टर्म वही हो जाएगा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। R1 और R2 का वैल्यू दिया गया है 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग। सेंटीमीटर में दिया गया है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, के का वैल्यू दे दिया गया है, कौन सा, ये वाला R1 माइनस R2
क्यों? क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी। अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये तो R1 R2 तो ऊपर चला जाएगा ना, क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी करेंगे तो। एक मिनट एक मिनट, सॉरी, वेरी गुड। सो क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी कितना था? के इंटू क्यू R1 - R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। R1 R2 ऊपर चला जाएगा, ओके। सो क्यू क्यू कैंसल, 1 के R1 R2, R1 - R2। सही है, अच्छा हो गया बता दिया। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 - R2। सो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 - R2 अभी करेक्ट है। सो यहां पर सारा वैल्यू दिया हुआ है, वो वैल्यू पुट करना है, करस्पॉन्डिंग आपको आंसर आ जाएगा। बी में दिया गया है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर। तो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? क्यू डिवाइडेड बाई सी। तो जो भी वैल्यू आएगा यहां पर सी का, यहां से हम लोग निकाल लेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई सी। क्यू का वैल्यू आपको दिया गया है 2.5 माइक्रो कूलम। सो 2.5 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू आएगा सी, ये क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल के बराबर। चेंज इन पोटेंशियल क्या? वी इनर माइनस वी आउटर इज इक्वल टू दैट वैल्यू क्यू बाई सी। क्योंकि आउटर वाला जो स्फीयर है उसको क्या कर दिया गया है? अर्थ कर दिया गया है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो इनर स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा वो यहां से कैलकुलेट करके आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई सी के बराबर। सो यहां पर क्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विथ दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12। अच्छा, बोला गया है कि से ये जो कैपेसिटेंस आ गया, अभी हम लोगों ने क्या किया? यहां पर एक अर्थ किया हुआ स्फीयर को हम लोगों ने रख दिया, और यहां से जो कैपेसिटेंस निकाला वो कैपेसिटेंस आ गया, है ना? लेट से कि वो आ गया। अभी बोला गया है कि से अगर ये एक आइसोलेटेड स्फीयर होता, आइसोलेटेड स्फीयर मतलब क्या हो गया कि ये बाहर वाला स्फीयर नहीं है और ये आइसोलेटेड है, मतलब यहां से ना चार्ज दिया जा रहा है ना चार्ज दिया जा रहा है। तो बताइए कि इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? तो इस केस में हम लोग क्या करते थे कि अगर कोई एक स्फीयर है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो दूसरा होगा वो बहुत ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, बोले तो वो इनफाइनाइट रेडियस का एक दूसरा स्फीयर के साथ वो कैपेसिटेंस बना रहा होगा। दैट मीन्स उसमें से वन ऑफ जो रेडियस होगा, एक जो रेडियस होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू इनफाइनाइट का पुट करेंगे तो जो इक्वेशन, जो नया फॉर्मूला आ जाता है सी इज इक्वल टू, वो हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। वो कैसे आ जाता है? यहां से आप R2 को कॉमन निकाल लीजिए, सॉरी R1 को कॉमन निकाल लीजिए, R1 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहां से R1 को कॉमन निकाल लीजिए ये टर्म में से, तो ये क्या हो जाएगा? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 1 माइनस R2 बाई R1। सो R1 कैंसिल हो जाएगा। अगर R1 इनफाइनाइट है तो ये टर्म क्या हो जाएगा? ये टर्म हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। सो 1 माइनस R2 बाई R1 ये टर्म क्या हो जाएगा? ये नेग्लेक्ट कर देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू द 1। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 के बराबर, या बोल सकते हो कैपिटल R के बराबर, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है। तो अगर कोई बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो यहां पर K ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। तो लेट से कि अगर वो एटमोस्फियर है, एयर है, वैक्यूम है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R का वैल्यू दिया गया है आपका 12 सेंटीमीटर, बिकॉज वो आइसोलेटेड स्फीयर का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यहां पर वैल्यू पुट करिएगा तो C का वैल्यू कैलकुलेट आ जाएगा।
आपको कंपेयर ये करना है कि दोनों में से कैपेसिटेंस किसका बड़ा है, इसका बड़ा है या ये वाला बड़ा है। ये आप लोग खुद सोचिएगा, आंसर कैलकुलेट करिएगा, फिर आप लोग मैच करिएगा कि किसका कैपेसिटेंस बड़ा आ रहा है। मेरे हिसाब से इसका कैपेसिटेंस बड़ा आना चाहिए, बिकॉज इसके साथ वन ऑफ एक जो दूसरा जो स्क्वायर है वो क्या है, इन्फिनिटी पर है, और यहाँ पर क्या है, दूसरा स्क्वायर इसके नजदीक वाले पार्ट में, मतलब इसका रेडियस इन्फिनिटी से छोटा है ना। तो जो नियर बाई कंडक्टर होता है, जो नियर बाई प्लेट होता है, उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होता है देन ऑफ द इन्फाइनाइट से। अगर इन्फाइनाइट का ज्यादा होता तो सिंगल प्लेट पैरेलल कैपेसिटर होता है ना, एक ही प्लेट से हमारा कैपेसिटेंस बहुत बड़ा दिखता, तो ऐसा नहीं होता है। सो यू कैन कंपेयर ओवर योर क्वेश्चन, इसके आंसर से भी मैच कर लेना। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट डीएसएस में वापस से क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने 2.30 तक आप लोगों को डिस्कस किया है, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। और ओके, सो कुछ समझ में आया क्या? श्रेया, शुभांगी, लेखिका, बाकी लोग चले गए, ठीक है, ओके। सॉल्व भी नहीं किए होंगे, एक तो डीएसएस में आते हैं बिना सॉल्व किए आएंगे, है ना। तो यहाँ बैठ करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि घूमते रहो। ओके, फिर सो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या डीएसएस होगा, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिस्कस। और ओके, हाँ मैं भी। श्रेया, थैंक यू वेरी मच। सो बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, टेक केयर योरसेल्फ फ्रॉम द कोविड-19। कन्हैया, अच्छा, थैंक यू लेखिका, बाय बाय, बाय बाय कन्हैया।